Hello guys, I am Gopal Mishra. I am here to explain OOPS concepts in Java. Let me start my PDF. Yes, what is OOPS? OOPS is a object-oriented programming. It's also a programming approach which is based on objects and classes. जो सिर्फ objects और classes में deal करती है, ठीक है? Why we use OOPS? Because it helps in writing organized, reusable and secure code. Yeah, it simplifies software development and maintenance. There are some core concepts of OOPS: class, object, and these are the four pillars of OOPS: abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. Let me understand these all one by one. क्लास क्लास क्या होती है? क्लास एक टेम्पलेट या फिर आप कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा टाइप का होता है जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट में डेटा डालता है अपना, ठीक है? और देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो बेसिकली इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है? सो these आर द सिंटैक्स हाउ वी डिक्लेयर अ क्लास. पहले हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, देन क्लास का नेम, उसके मेंबर वेरिएबल्स जो भी हमें देने होते हैं, और उसके मेंबर मेथड्स और कंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी हो, ठीक है? मेंबर वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? उसके आगे हमें यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, देन उसके बाद डेटा टाइप और नेम मेंबर वेरिएबल्स के, ठीक है? सो लेट वी सी वन एग्जांपल. हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट क्लास, ठीक है? ये हो गया उसके मेंबर वेरिएबल्स, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड दिस वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं. अभी सब हम ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? देन ये हमारे गेट सेटर मेथड्स और यू कैन से मेंबर मेथड्स हो गए हमारे, ठीक है? सो बेसिकली दिस वन इज टू शो हाउ वी क्रिएट अ क्लास. देन लेट अस मूव टू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लास में डेटा डालने के लिए या फिर किसी भी क्लास का यूज कौन करता है? हमारा ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास having its instance variable like state of the object and the methods as the behavior of the object, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन बी क्रिएट. हाँ, ऑब्जेक्ट को हम बनाते कैसे? न्यू कीवर्ड का यूज करके. जावा में हम किसी भी चीज को मेमोरी एलोकेट करवाते हैं रन टाइम पे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड. सो ऑब्जेक्ट की अगर हम बाकी भी डेफिनेशन देखें तो इसको हम एक तो रियल वर्ल्ड एंटिटी, हमारा जो क्लास होती है वो हमारी जस्ट अ ब्लूप्रिंट, वो कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है. रियल वर्ल्ड एंटिटी हम किसे कहेंगे? जिसके पास भी स्टेट एंड बिहेवियर हो. स्टेट एंड बिहेवियर, बिहेवियर यू कैन से मेथड्स, एंड स्टेट उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो बाकी डेफिनेशंस हमारी ऑब्जेक्ट की हैं. एक ही रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इट्स अ रन टाइम एंटिटी. व्हाई इट्स अ रन टाइम एंटिटी? बिकॉज वी प्रोवाइड मेमोरी एट रन टाइम, और यू कैन से वी इनिशियलाइज इट एट रन टाइम, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज स्टेट्स एंड बिहेवियर. सो एज आई एक्सप्लेन दैट, ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? जिसके पास भी स्टेट और बिहेवियर है. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है? जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया. तो एक अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल उठाए, हम डॉग की बात करते हैं, ठीक है? डॉग के पास स्टेट है कि उसका कोई नाम होगा, कोई कलर होगा, कोई ब्रीड होगी. ऐसे उसका बिहेवियर भी है कि वो वाकिंग है, काटता है, एनीथिंग. सो तो जिसके पास भी हमारा स्टेट एंड बिहेवियर है उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. सो डॉग कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट. अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, देखते हैं. तो ये हमारी वही क्लास जो हमने अभी ऊपर ली थी, सेम यहाँ तक हमने क्लास बना ली, यहाँ तक हमारी वही ऊपर वाली क्लास है. अब उस क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है. एक क्लास का यूज करके हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो पहले हमने बनाया एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जो न्यू कीवर्ड से हमने उसे मेमोरी एलोकेट करवाई, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने उसे इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है? इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. ये रहा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या क्या आना चाहिए? नेम आना चाहिए और कॉलेज का नाम आना चाहिए. नाम हमारा रमेश और एवीवी कॉलेज हो गया. अब सुपर कीवर्ड हमारा क्या काम करता है? सुपर कीवर्ड मेनली जो हमारे पेरेंट क्लास के स्टेट और बिहेवियर्स होते हैं उनको यूज करने का काम आता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? मान लो यहाँ पे नेम और कॉलेज है,
ठीक है। बट मैंने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया किसी और क्लास से, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सटेंड कीवर्ड क्या काम करता है, ये सब तब देखने, तो वहां पे सुपर कीवर्ड का यूज अच्छे से पता लगेगा। दिस कीवर्ड को हम यूज करते हैं ये दिखाने के लिए, हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए। मेनली अगर हमारे कंस्ट्रक्टर के या फिर किसी भी मेथड में जो आर्ग्यूमेंट्स का नेम है वही नेम हमारे मेंबर वेरिएबल्स का है, देन वी यूज दिस कीवर्ड कि इस क्लास के जो मेंबर वेरिएबल है उसमें ये आर्ग्यूमेंट डाल दो, ठीक है। तो शो इसीलिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो पहले तो देखते हैं डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं? सिंपली ऑब्जेक्ट का टाइप और ऑब्जेक्ट का नाम। द कोड स्टूडेंट डिक्लेयर दैट एसोसिएट अ वेरिएबल नेम विद एन ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप हमारे स्टूडेंट टाइप की हमारी क्लास थी तो वही हमारा ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा, और ये हो गया हमारा वेरिएबल का नेम कि स्टूडेंट टू नाम का हमारा ऑब्जेक्ट तैयार कर दो। इंस्टेंशिएट हम कब करते हैं? इंस्टेंशिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं कि न्यू कीवर्ड लगा के हम ये अपने कंपाइलर को बता देते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना है। अब हम इसको इनिशियलाइज कब करते हैं? अगर इसके साथ ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर मेनली यूज ही वो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, और यूज ही इसलिए होता है कि जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो और हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए, सो इनिशियलाइज द न्यू ऑपरेटर इज फॉलोड बाय कॉल टू अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं विच इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। अब वही कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम टाइप बता देते हैं कि हमारा इस टाइप का वेरिएबल है और ये उसका नाम है, तो वही बता रहा है कि ये कंपाइलर को नोटिफाई कर देता है कि इस नाम से डेटा है कि किस टाइप का है, ठीक है। बस यही, और ऊपर वाले प्रोग्राम से हमने ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। देन आता है कि इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास। क्लास को इंस्टेंशिएट करने का मतलब वही हमारा, जैसे हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते थे न्यू ऑपरेटर का यूज करके, क्लास का हमारी इंस्टेंशिएट होगी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट हमारी क्लास तो वेस्ट हो, वो ब्लूप्रिंट किसी काम का ही नहीं है। जब हम क्लास बनाएंगे तभी हम उस जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम उस क्लास को यूज करेंगे। सो दैट्स इट। देन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, वही न्यू कीवर्ड का यूज करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए। एग्जाम्पल वही। हाँ, अब आते हैं हमारे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर मेनली एक स्पेशल टाइप का मेथड ही होता है, कंस्ट्रक्टर ऑल्सो अ मेथड, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम हमारी क्लास के नाम के सेम होगा, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इसको हम न्यू कीवर्ड का यूज करके कॉल करते हैं। ऊपर के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट है, हमारी क्लास का नाम भी स्टूडेंट है। इसका कोई रिटर्न टाइप है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखेंगे सेट नेम नाम के फंक्शन में वॉइड टाइप है, बट कंस्ट्रक्टर में हमारा वॉइड रिटर्न टाइप भी नहीं होना चाहिए। ये रहा, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। देन ये उसी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है कि हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसका कोई रिटर्न टाइप वगैरह तो होता नहीं है। देन मेन में आकर के जब हमने ऑब्जेक्ट को बनाया न्यू कीवर्ड का यूज करके, तब जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेनली हमारे 4 टाइप के होते हैं, इसमें मैंने 3 ही दिखा रखे हैं। डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो हम पढ़ेंगे अभी पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ठीक है, और वो जावा अपने आप ही प्रोवाइड करता है अगर हम उसे ना भी लिखें तो। जैसे यहाँ पे तुमने बना दिया है कि डेमो नाम की हमारी क्लास है, ठीक है, उसका हमने कंस्ट्रक्टर तैयार कर दिया डेमो नाम का ही, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, जस्ट टू प्रिंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। देन आता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारा वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। वो तो हम हर कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं विद वैल्यूज, जो हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो, इसलिए हम यूज करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
जैसे आप यहाँ देखिए इस एग्जांपल में हमारी स्टूडेंट क्लास है, हमने स्टूडेंट नाम का एक वही कंस्ट्रक्टर तैयार किया जो कि हमारा आई पैरामीटर ले रहा है। आई का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, हमारी आईडी को इनिशियलाइज करवाने के लिए, आईडी में वैल्यू देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कीजिए, हमारी जो कंस्ट्रक्टर में हमारी वैल्यू आई वो है आई, और जो हमारे मेंबर वेरिएबल का नाम है वो है आईडी। सो वी आर नॉट यूजिंग हियर दिस। क्यों? क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट की और हर पैरामीटर की और हमारे मेंबर वेरिएबल की का नेम डिफरेंट है, तो हम यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मेनली क्या करता है, हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर को उसकी एक सेल कॉपी तैयार कर देता है, सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाय बोथ ओरिजिनल एंड कॉपी, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट हमारा अ, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहेगा हमारा दोनों के पास, इस ओरिजिनल के पास भी और इस कॉपी के पास भी। इसमें हम क्या करते हैं कि एज अ पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर ही पास कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ही सॉरी पास कर देते हैं, ठीक है। कॉपी वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जावा में ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, इंट आईडी, आईडी हमारा आया हाँ यहाँ पे भी देखिए दिस का हमने दिस कीवर्ड को इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पैरामीटर का नेम और हमारे मेंबर वेरिएबल का नेम सेम है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड। हमने एक और कंस्ट्रक्टर तैयार किया जो कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमारा पैरामीटर क्या आ रहा है, एक स्टूडेंट एस, एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है स्टूडेंट टाइप का। सो वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। सो आवर थर्ड टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ से हमारी मेन उप्स स्टार्ट होती है, एब्स्ट्रैक्शन। देन आता है हमारा एनकैप्सुलेशन, देन आता है हमारा इनहेरिटेंस, और लास्ट वन इज आवर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन 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 मेनली क्या होता है हमारा, कि हम लोअर लेवल की डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और सिर्फ एसेंशियल थिंग्स को दिखाते हैं और रेलिवेंट डिटेल्स को, कि मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ उसकी मतलब जो हमारा जो चीज़ें हमारी ज़रूरी है दिखाने के लिए बस हम वो दिखाते हैं। ऐसे तरीके से जैसे यहाँ मेरे पास विंडो में ये खुला हुआ है, ड्रॉ एडिटर पीडीएफ जो भी है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं कुछ भी सर्च वगैरह या मार्कअप वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करूंगा, देन दिस इज टू इसको फेवरेट बार बनाने के लिए जो भी, बट मुझे ये नहीं पता कि ये इसमें फीचर्स आए कैसे, इसके पीछे की इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता, मुझे बस ये दिख रहा है कि जो मुझे जरूरत है वो मुझे दिख रहा है। तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, हाइडिंग द implementation details, or you can say hiding the lower level details and exposing only essential and relevant details to the user। ओके। तो अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, ये बंदा कार चला रहा है, इसे कोई मतलब नहीं कार कैसे बनी, भाई के हाथ में स्टेयरिंग है, भाई चलाया जा रहा है, ठीक है। ये बंदा एटीएम से पैसे निकाल रहा है, इसे नहीं पता एटीएम मशीन कैसे काम करी, सिर्फ पता है कि यहाँ पे मेरे को पिन डालना है, कार्ड डालना है, मेरे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो वही कि सेकंड एग्जांपल कंसीडर एटीएम मशीन, all are performing operations on the ATM machine like cash withdrawal, money retrieval, but we can't know internal details about ATM। अब हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम हाँ एब्स्ट्रैक्शन हम मतलब किसी भी क्लास को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, देन वी हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो ही वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। और दूसरी कंडीशन कि उसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, वो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मतलब जिसको हम डिक्लेयर तो कर देते हैं बट डिफाइन करते हैं उसको आउटसाइड द क्लास, उसको हम क्लास के अंदर उसकी बॉडी नहीं देते, ठीक है। तो ये हमारे मेंबर फंक्शंस हो गए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया गेट सेटर, ये भी हमारा मेथड हो गया, ठीक है। देन हमने एक और क्लास बनाई कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एम्प्लॉय को, यानी कि इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को। एम्प्लॉय क्लास के जो भी मतलब मेंबर फंक्शंस और मेथड्स हैं उसको ये यूज कर सकता है। एम्प्लॉय क्लास क्या होगी, इसकी पेरेंट क्लास, ठीक है, इसने एक्सटेंड कर लिया एम्प्लॉय क्लास को। नाउ इसके अंदर जो हमारा जो वो हमने फंक्शन बनाया था कैलकुलेट सैलरी, उसकी बॉडी कहाँ हम देंगे, इसके अंदर, क्योंकि इसको काम है उसका, बस हमने वहां पे डिक्लेयर करके छोड़ दी। अब इसमें ये देखिए इट्स ओवरराइडिंग कैलकुलेट सैलरी इसके पेरेंट का मेथड है और जिसको इसने ओवरराइड कर लिया, ठीक है, और ये रही उसकी बॉडी।
इसकी बॉडी को हमने आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, एक और हमने क्लास बनाई है फुल टाइम एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब सुपर कीवर्ड यहाँ देखिए, सुपर कीवर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, नेम आया और पेमेंट पर आर। बट इस क्लास के कोई भी मेंबर वेरिएबल इस नाम से नहीं है, नेम और पेमेंट पर आर। तो ये किसके, ये सुपर, इसका पेरेंट क्या, एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, किस कंस्ट्रक्टर को, जो एज अ पैरामीटर नेम और पेमेंट पर आर ले रहा हो, ठीक है। तो हम आ गए एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में हमने देखा इसका कोई कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम ले रहा है और पेमेंट पर आ रहा, हाँ। तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे और पेमेंट दे देंगे, ठीक है। तो इसने ये आर्ग्यूमेंट्स को किसको पास कर दिया, इसके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट को, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे इसका वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में हमने उसका जो भी, ये देखते हैं सब कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है, 2 इंटीजर एक स्ट्रिंग। तो हम कॉन्ट्रैक्टर के पास आ गए, इसका ये रहा एक स्ट्रिंग और 2 इंट, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बट मेंबर फंक्शन, हमारा मेंबर वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक, वर्किंग आवर, वर्किंग आवर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, इसके पेरेंट के पास। इसने सुपर कीवर्ड का यूज करके अपने पेरेंट को दो चीजें दे दी, क्या क्या, नेम और पेमेंट पर आर। तो यहाँ पे आ गया हमारा वही सेम, नेम और पेमेंट पर आर इसके पास आ गए। अब जो हमने दूसरा वो बनाया, एम्प्लॉय फुल टाइम, न्यू एम्प्लॉय फुल टाइम, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो हमें देखना पड़ेगा इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो हम आ गए फुल टाइम, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। देन इसके पास भी ये मेंबर फंक्शन नहीं है, तो इसने सुपर यानी कि अपने पेरेंट को दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर डॉट कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर डॉट कैलकुलेट सैलरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो ये फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी वाला, कैलकुलेट सैलरी। अब इसने क्या किया, गेट पेमेंट पर आवर फंक्शन को कॉल किया और उसको वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था तो हमारे पास तीन चीजें आई थी, नेम आया था, पेमेंट आया था, पेमेंट पर आवर, और वर्किंग आवर आया था। वर्किंग आवर इसका खुद का मेंबर वेरिएबल है, तो जो वर्किंग आवर की वैल्यू होगी वो इसके खुद के मेंबर वेरिएबल को मिल गई होगी, तो वर्किंग आवर तो उसके पास है। अब ये फंक्शन इसके पास कहाँ से आएगा, इसके पेरेंट के पास होगा, किसके पास, एम्प्लॉय के पास, जिसको इसने एक्सटेंड किया है। तो जब हम एम्प्लॉय के पास गए, तो एम्प्लॉय में एक फंक्शन तो है गेट पेमेंट पर आर, बट ये हमें दे क्या रहा है, पेमेंट पर आर, ठीक है। और ये पेमेंट पर आर क्या है, इसका मेंबर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें पहले ही किसने दी थी, कॉन्ट्रैक्टर ने, जब यहाँ पे आया था पेमेंट पर आर। तो ये इसने सुपर कीवर्ड का यूज करके हमें दे दी थी। अब इस वैल्यू का यूज करके हम इसको क्या दे देंगे, गेट पेमेंट पर आर आ गया। देन उसको हमने वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। तो ऐसे अगर कोई बंदा है तो उसे ये नहीं पता लग रहा कि गेट पेमेंट पर आर कहाँ है, इसके पास वैल्यू कैसे जा रही है, इसने जो पेमेंट पर आर दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है या एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय क्लास के पास गया। तो पीछे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम हाइड करके रख रहे हैं, बट जो एसेंशियल यानी कि उसको जो पेमेंट चाहिए वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं, कि उसके जो पेमेंट पर आया है उसको वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई करके बस रिटर्न कर दो। दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन जैसे वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है, एनकैप्सुलेशन एक कैप्सूल में पैक करके रखना, ठीक है। जो भी हमारे मेंबर मेथड और मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम रैप अप करके रख देते हैं एक सिंगल यूनिट में, ठीक है। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसमें data and methods operating on the data are combined together to form a single unit which is referred to a class, ठीक है। क्लास हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं। एक क्लास है जिसके अंदर एक कैप्सूल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या है, मेथड्स हैं और वेरिएबल्स है, ठीक है। ये एक कैप्सूल में कैसे आए, यूजिंग एनकैप्सुलेशन, दैट्स इट। वही है कि रैपिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट, यूज प्राइवेट वेरिएबल एंड गेटर सेटर, हाँ। एनकैप्सुलेशन के साथ एक चीज होती है आपकी डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या होता है कि जो भी हमारे मेंबर वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। और उनको अगर कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है तो हम बाय, जैसे यहाँ पे वो हम गेटर या सेटर मेथड के यूज, गेटर सेटर मेथड मतलब गेट करने के लिए एक मेथड और एक मेथड कोई वैल्यू उसमें देने के लिए। तो गेटर सेटर का यूज करके हम उन मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट दीज मेथड वी कांट एक्सेस आवर
प्राइवेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई जिसके अंदर हमारा आईडी है प्राइवेट, ठीक है, और नेम हमारा प्राइवेट। तो जो पर्सन है, ओनली पर्सन कैन एक्सेस एंड असाइन, सिर्फ पर्सन ही एक्सेस या असाइन कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन कैसा है, पब्लिक। इसके आईडी में हमने क्या डाल दिया, मैथ डॉट रैंडम कुछ भी वैल्यू ऐसे लो। हाँ, मेथड इज प्रोटेक्टेड फॉर गिविंग एक्सेस विद द पर्सन विद इन पर्सन क्लास ओनली। तो इसका एक्सेस कहाँ तक है, सिर्फ इस प्राइवेट है ना, तो ये सिर्फ इस क्लास तक ही इसका एक्सेस है, किसका, से हेलो का। अब जो भी हमारे गेट आईडी, अगर हमें आईडी चाहिए तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, पब्लिक मेथड का यूज करके ही सिर्फ जो हमारे प्राइवेट मेंबर हैं उनका, जो हमारा प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप कितना रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्राइवेट है उसका स्कोप हमारा विद इन द क्लास रहता है, तो इस आईडी का एक्सेस सिर्फ क्लास के अंदर ही कोई कर सकता है। तो जो हमारा गेट आईडी मेथड है वो हमारा क्लास के अंदर है, तो इट कैन यूज आईडी। तो ये आईडी लेकर के आईडी रिटर्न करेगा, जिसे भी आईडी चाहिए वो इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। ऐसे ही गेट नेम के लिए किसी को अगर नेम चाहिए तो वो इस मेथड को कॉल करेगा। विदाउट यूजिंग गेट मेथड इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस आवर प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में क्या फर्क है, डेटा हेडिंग तो हम एनकैप्सुलेशन में भी कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन इन एनकैप्सुलेशन इन जावा टू important object oriented programming concept, they are completely different। encapsulation क्या है, वही binding and wrapping of data and the code that operate the data into one single entity, keep the data safe from outside interference and misuse। while abstraction क्या करता है, ये हाइड करता है irrelevant details, in other word make the complex system simple by hiding the unnecessary details, जिसे हम लोग को पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंट इन जावा यूजिंग इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन को अगर 100% आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी है, अभी हमें आगे इंटरफेस पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, तो वो हम इंटरफेस का यूज करके ही अचीव कर सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। वाइल जो हमारी एनकैप्सुलेशन होती है वो हम प्राइवेट और पैकेज प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिजाइन लेवल, दिस वन इज न्यू। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को डिजाइन लेवल पे ही सॉल्व कर देता है, जबकि हमारा जो एनकैप्सुलेशन होता है वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। सो नाउ मूव टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जो फादर है उसकी प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड में इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। all the properties of the father are inherited by his son। तो वही इनहेरिटेंस है, इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा मेंबर एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। यानी कि जो हमारी बेस क्लास होगी वो हमारी चाइल्ड क्लास में उस बेस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स और मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी उसके खुद के भी कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है, प्लस कैन हैव इट्स ओन is known as inheritance, ठीक है। it is one of the fundamental feature of the OOPS, ठीक है। inheritance is a relation between super class and its base class। is a relation क्या है कि you can say child class is a, oh sorry, base class is a parent of child class, so it's a is a yeah is a relationship, ठीक है। सुपर क्लास क्या होती है भाई, सुपर क्लास वही आपकी बेस क्लास हो गई जिसके फीचर्स को हम इनहेरिट करेंगे, उसको कहते हैं सुपर क्लास, यानी कि जो हमारी पेरेंट क्लास होगी फादर क्लास उसको हम सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है, या फिर बेस क्लास या पेरेंट क्लास जो भी। सब क्लास हमारी क्या होती है, वो क्लास जो इनहेरिट करेगी, इज इनहेरिट द अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास और अ डिराइव्ड क्लास। एक्सटेंड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास जो आपको मन करे आप वो कह सकते हैं, ठीक है। नाउ हाँ, ये इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे जावा में जो सब फादर ऑफ ऑल क्लासेस जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। कुछ भी चीज अल्टीमेट जाके कहाँ पे रुकते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास पे। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, वाइट इंटीजर फ्लोट है डबल। वाइट किसको ये सारी की सारी क्लासेस किसको एक्सटेंड करती है, नंबर को, ठीक है, नंबर क्लास को। और जो हमारी नंबर क्लास होती है वो किसको एक्सटेंड कर, उसकी पेरेंट क्लास क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट क्लास। या किसी भी क्लास को उठा लो आप, स्ट्रिंग को उठा लो या कोई भी चीज उठा लो, एवरीथिंग इज सबकी जो पेरेंट क्लास है वो एट द एंड जाकर के ऑब्जेक्ट क्लास ही होगी,
ठीक है। तो द कीवर्ड यूज फॉर द इनहेरिटेंस इज एक्सटेंड। हाँ, मैंने अभी ऊपर आपको कहा था, आपने ये कीवर्ड देखा होगा, यूज हुआ था एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड का हम यूज क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस के लिए, कि जिस भी जैसे अभी हमने एब्स्ट्रैक्शन में एग्जांपल देखा था ना कि एम्प्लॉय क्लास हमने बनाई, देन में कॉन्ट्रैक्टर एक्सटेंड। कॉन्ट्रैक्टर ने किसको एक्सटेंड किया? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय क्या हो गया? हमारी पेरेंट क्लास। और कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया? हमारी चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी मेथड्स या फिर जो भी वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल थे किसके? एम्प्लॉय क्लास के, वो कॉन्ट्रैक्टर क्लास यूज कर सकती है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे भी किया भी था, सुपर क्लास को इसने कॉल करके सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में नेम और पेमेंट पर आर को यूज किया था। ठीक है। सो इनहेरिटेंस का सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? हमारी डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंड कीवर्ड, देन उसका पेरेंट क्लास या बेस क्लास। ठीक है। और उसके बाद जो भी उसके मेथड्स वगैरह जो भी। अगर हम एक एग्जांपल देख लें सिंपल इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस, हमने एक इनहेरिटेंस नाम की क्लास बना ली। इसका मेन है, आप यहाँ देखिए, एक क्लास बनाया हमने एनिमल क्लास। ठीक है। इसका खुद का मेंबर वेरिएबल हो गया, इसके खुद के फंक्शंस हो गए, जो भी था। ठीक है। अब हमने एक सब क्लास बनाई डॉग, जो कि एक्सटेंड करी हमारी एनिमल को। इसका खुद का एक बिहेवियर है वार्क, वर्ड वार्क। ठीक है। और इसने एक फंक्शन जो हमारा साउंड नाम का फंक्शन था, वो इसने ओवरराइड कर लिया। ठीक है। वो इसने यूज कर लिया किसका? पेरेंट क्लास का। एनिमल क्लास में भी हमारा साउंड नाम का एक फंक्शन था। ठीक है। जिसको इसने ओवरराइड कर लिया। ओवरराइडिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ेंगे अभी वो आगे। जस्ट अ सेकंड। प्राची, धीरे बोलो, धीरे बोलो। सो हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ पे इनहेरिटेंस पे। ठीक है। कि इसने क्या किया? एक्सटेंड उसके मेंबर फंक्शन को यूज कर लिया किसका? अपने पेरेंट क्लास के बिहेवियर को ही हम मेजर फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो तो सिंपल एग्जांपल था। इनहेरिटेंस हमारी वैसे तो 4-5 तरीके की होती है, बट एक इनहेरिटेंस हमारे जावा में नहीं होती है। कौन सी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस की क्लास बी एक्सटेंड्स कर दी क्लास ए को। इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास इनहेरिट द फीचर ऑफ वन सुपर क्लास, जिसके पास सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो। In the image below, class A serves as a base class for the class for a derived class B. Multi-level inheritance. Multi-level inheritance में क्या होता है कि जो हमारी मतलब बेस क्लास तो एक की होती है, बट उसके जो मतलब कि सबसे नीचे लेवल की हमारी डिराइव्ड क्लास होगी, वो हमारी एक्सटेंड करेगी अपने से ऊपर वाले को, वो एक्सटेंड करेगी उससे ऊपर वाले को। यू कैन से दैट हमारा स्टूडेंट क्लास मान लो है, स्टूडेंट क्लास किसको एक्सटेंड कर लेंगे? हमारे टीचर क्लास को। उसके पेरेंट क्लास हो गया टीचर क्लास। टीचर क्लास का पेरेंट क्लास क्या होगा? हमारा डीन। डीन का एचओडी, सॉरी एचओडी का डीन, ऐसे। ठीक है। जो भी है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? अ derived class will inheriting a base class as well as derived class also act as a base class to the other class. ये क्लास अगर हम देखें बी क्लास, इट इज द बेस क्लास ऑफ सी क्लास एंड इट्स ऑल्सो इनहेरिटिंग ए क्लास। ठीक है। तो वही कह रहा है कि बेस ये खुद भी इनहेरिट करेगी किसी बेस क्लास को, और एक डिराइव्ड क्लास की तरह काम करेगी किसी और, एक बेस क्लास की तरह काम करेगी किसी और क्लास के लिए। जैसे इसमें अगर हम देखें, ए सर्व एज द बेस क्लास फॉर डिराइव्ड क्लास बी, which in turn serve as the base class for derived class C in Java. A class cannot directly access the grandparents member. ठीक है। ये डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकती जावा में। ठीक है। देन आता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है हमारा? कि जिसमें डिराइव्ड क्लास मोर देन वन। इन hierarchical inheritance, one class serve as a base class for more than one class, one subclass. ठीक है। मोर देन वन डिराइव्ड क्लास और यू कैन से सब क्लास होंगी, और जिसकी एक ही बेस क्लास होगी, तो वो हमारी क्या होगी? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ए सर्व एज द बेस क्लास फॉर डिराइव्ड बी एंड सी क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसकी मैं भी बात कर रहा था, इसको हम इंटरफेस के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं,
विदाउट इंटरफेस क्लासेस का यूज करके हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं अचीव कर सकते। क्यों अचीव नहीं कर सकते, इधर देखिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर सी में मैंने एक मेथड एक्शन किया, मान लो मेरे ए के पास भी मेथड है, मेथड डिस्प्ले, ठीक है, और बी के पास भी हमारा क्या मेथड डिस्प्ले। अब अगर सी को डिस्प्ले को कॉल करना है, तो इसे कैसे पता लगेगा कौन सा वाला डिस्प्ले, ये वाला डिस्प्ले है ये वाला डिस्प्ले। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास, ठीक है, मोर देन वन सुपर क्लास और पेरेंट, ठीक है। प्लीज नोट दैट जावा डज नॉट सपोर्ट द इनहेरिटेंस। इन जावा वी कैन अचीव यूजिंग डेवलप। इसका रीजन था बस ये रहा, why multiple inheritance is not supported in Java. To reduce the complexity and simplify the language, multiple inheritance is not supported. Consider a scenario: A, B, and C are the three classes. C class inherit A and B class. C class क्या कर रही है, दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, A को भी और B को। If A and B class have the same method, दोनों के पास एक सेम मेथड है, यू कॉल इट फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास ऑफ दैट, ठीक है, हमने इसको कॉल किया। देयर विल बी एम्बिग्यूटी टू कॉल अ मेथड ए और बी। हमें नहीं पता हमें किसके मेथड को कॉल करना है, ए वाले को बी वाले को। सिंस कंपाइल टाइम एरर्स आर बेटर देन रन टाइम एरर, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हैं देन इट वुड बी रन टाइम एरर, ठीक है। तो जावा रेंडर कंपाइल टाइम इफ यू आर इनहेरिट टू क्लास, ठीक है। तो अगर हम दो क्लास को इनहेरिट करते हैं तो जावा कंपाइल टाइम एरर देगा। सो वेदर यू हैव द सेम मेथड और डिफरेंट, देयर विल बी कंपाइल टाइम एरर। अगर सेम या दो यू हैव सेम और डिफरेंट एरर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी क्लास ए है, इसमें भी हमारा एक मैसेज नाम का मेथड है, क्लास बी में भी हमारा मैसेज नाम का मेथड है। सी ने एक्सटेंड किया ए और बी दोनों को। सपोज इफ इट वर इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल किया ऑब्जेक्ट और मैसेज। कौन सा मैसेज, विच मैसेज मेथड वुड बी इन्वॉक्ड, कौन सा, ए वाला है बी वाला, हमें नहीं पता। तो ये हमें एरर देगा। तो उससे बचने के लिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते हैं। अब आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको भी हम इंटरफेसेस के थ्रू ही, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि कोई भी एक या एक से ज्यादा इनहेरिटेंस, इसमें मिक्सचर ऑफ टू और मोर अबव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करा, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करेगा। सिंस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज आल्सो नॉट पॉसिबल विद क्लासेस। तो वो भी हमारा इंटरफेस के थ्रू ही अचीव हो सकता है हाइब्रिड। ये देखिए, इसके दो बेस क्लास हो गए, सॉरी, इसके दो पेरेंट क्लास हो गए, ठीक है। इन दो क्लासेस का एक सिंपल एक वो हो गया डिराइव्ड क्लास, तो वही दो तरीके की होगी ना। अब आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंटरफेसेस क्या होते हैं, ठीक है। सो मेनली पॉलीमॉर्फिज्म, नाम से आपको पता लग रहा है, पॉली मतलब कई सारी, मॉर्फिज्म मतलब की फॉर्म्स। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें, कि जैसे ये देखिए इस पिक्चर से, कि इन शॉपिंग मॉल बिहेव लाइक अ कस्टमर, इन बस बिहेव लाइक अ पैसेंजर, स्कूल में एज अ स्टूडेंट, घर पे एज अ सन। तो कई सारी फॉर्म्स है, फिर कई सारे रोल्स एक बंदे के हो गए। तो वही हमारी क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म, एक बंदे के कई सारे चेहरे, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन विद एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे एक कैश पेमेंट प्रोसेसिंग का एग्जांपल हमने लिया है, जिसमें पेमेंट नाम का एक मेथड है, एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कि दो मेथड्स ले रहा है, कि कैश पेमेंट या क्रेडिट पेमेंट, ठीक है। नीचे यहाँ देखते हैं, हमने एक क्लास बनाई पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने यहाँ पे शुरू हमारा हुआ है यहाँ से, ठीक है। कि कैश पेमेंट सी न्यू कैश पेमेंट, तो हमने कैश पेमेंट का ये तो बना लिया हमारा ऑब्जेक्ट सी डॉट पे। नाउ इनिशियलाइजेशन इज डन यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट कैन हैव मैनी फॉर्म्स एट रन टाइम। सिंगल पेमेंट पी इंस्टेंस कैन बी यूज टू पे बाई कैश एंड क्रेडिट कार्ड। पी का ही यूज करके, पी का हमने अभी तो नहीं बनाया, नीचे आगे देखते हैं। हाँ ये रहा,
पेमेंट पी, न्यू कैश पेमेंट। इसमें हमने जो हमारा देखिए ऊपर एक चीज थी, आई थिंक आई स्किप्ड इट। ऑब्जेक्ट्स दैट के जस्ट बाद एब्स्ट्रैक्शन के जस्ट बाद था inheritance. No. Where's one? छोड़ो भी नहीं मिल रहा कि हाँ, जो भी हमारे यहाँ पे रेफरेंस टाइप होता है, ठीक है, इसका रेफरेंस टाइप का मेथड हमारा इन्वोक्ड होगा। इसका हमने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो मेथड कौन सा, पेमेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया पेमेंट टाइप का, तो मेथड हमारा पेमेंट कौन से टाइप की होगी, कैश पेमेंट, ठीक है, पी डॉट पे, कौन सा पे, बाय कैश। क्यों? क्योंकि मेथड हमारा इस क्लास का हमारा मेथड इन्वोक्ड होगा। इसको हम कहते हैं, था नोट्स में, आई कांट रिकॉल दिस वर्ड। कॉपिंग के टाइम पे ही था। नहीं है शायद, किसी और, हाँ किसी और उसमें होगा। तो रन टाइम पे कौन सा वाला मेथड को इन्वोक करेगा, बाय कैश वाला, ठीक है। पी डॉट पे में हमारा जब हमने पी का ही एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस टाइम हमारा कौन सा मेथड, न्यू क्रेडिट पेमेंट का पेमेंट मेथड हमारा कॉल होगा, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट, हाँ ये हमारा एक पेमेंट इंटरफेस बन गया। इसका ईजा टाइप का रिलेशनशिप है विद कैश पेमेंट, जो कि ये हमारा इंटरफेस को हम कैसे बनाते हैं, सिंपली एज, हाँ पेमेंट इंटरफेस हमारा तैयार होगा। देन हमारा कैश पेमेंट, ठीक है, विच इम्प्लीमेंट्स पेमेंट। हमने देखा था कि जब भी कोई क्लास एक क्लास को इनहेरिट करती है तो वो एक्सटेंड मेथड को यूज करती है, बट जब कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है देन इट यूज इम्प्लीमेंट कीवर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर एक मेथड है हमारा वॉइड पे हमारा पेमेंट का खुद का मेथड है, जो कि अब इनहेरिट होके आ गया हमारा किसमें, कैश पेमेंट में, ठीक है। अब इसने अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे दी विच इज ओवर, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्रेडिट पेमेंट भी है, उसने भी पेमेंट इंटरफेस को यूज इम्प्लीमेंट करके अपना खुद का पेमेंट, उसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो उसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो वही था कि जब भी हम पेमेंट का मतलब वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट पेमेंट टाइप का, अ, तो जो उसका ये आपका मेथड कौन सी क्लास का कॉल होगा, वो हमारा ये रेफरेंस टाइप देगा, ठीक है। कि हमारा कैश पेमेंट वाली जो हमारी क्लास है, कैश पेमेंट वाली जो हमारी क्लास है, उसका डॉट पे मेथड इन्वोक्ड होगा। तो कौन सा मेथड इन्वोक्ड होगा वो हमें कहाँ से पता लगेगा, जो हमारे न्यू के बाद क्लास का नेम है। हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देयर आर टू टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम पे हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग होता है। वैसे सीपीपी में हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, बट जावा में सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग होता है। और इसी को स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। क्यों स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, कि व्हेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर। कंपाइलर हमें कंपाइल टाइम बता दी कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं।
और जब हमारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रन टाइम पे पता लगे उसको हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बेसिकली इट्स अ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मींस कई सारे एक ही मेथड को ओवरलोड करना। ओवरलोड का करना का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। तो कई सारे मेथड्स विद सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, बट उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो उनके पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। If a class contains two or more method having the same name and different arguments, मेनली क्या होना चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। The compiler will resolve to call to a correct method depending on the actual number or type of passed parameter। देखा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने एक एडर मेथड बनाया है, इसके अंदर हमारा ऐड नाम के दो मेथड हो गए। ठीक है, दोनों का सेम रिटर्न टाइप, दोनों स्टैटिक है। ठीक है, बट एक में हमारे इंट ए एंड इंट बी सिर्फ दो पैरामीटर है, और एक में हमारे कितने हैं, तीन पैरामीटर। तो जब हम कॉल करेंगे, जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और जब हमने एडर क्लास के मेथड को कॉल किया, तो हमने दो पैरामीटर पास किए, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हमें इस वाले मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो मोर देन वन मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर को ही हम ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कि दो फॉर्म हो गई। ठीक है, ऐसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या आता है, ओवरराइडिंग मेथड। ओवरराइडिंग मेथड, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ऊपर देखा कि पेमेंट था, हमारा एक इंटरफेस हमने बनाया था पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के बाद एक मेथड था, पेरेंट होगा ना पेमेंट, तो इसको जिस क्लास ने एक्सटेंड किया उसने भी अपना वर्ड पे दिया, बट उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग यही होता है कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है हमारा, उसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, इन द प्रोसेस एंड ओवरराइडेड मेथड इज कॉल्ड थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल। यस, आई वाज मैं ये बता रहा था आपको कि कौन सा रेफरेंस वेरिएबल है, अब कास्टिंग कहते हैं इसे। रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास, जो कि किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास के। देखिए, जिससे यहाँ पे आप देखिए, हाँ, ए हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट तैयार किया, ए टाइप का, और बट न्यू क्या, हमने बी लगाया, तो बी जो मेथड हमारा होगा वो कौन सी क्लास का इन्वोक्ड होगा, बी क्लास का। क्लास ए, क्लास बी ने हमारा एक्सटेंड किया क्लास ए को। ठीक है, तो जो क्लास बी का मेथड होगा वो हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपकास्टिंग। when the reference variable of the parent class refer to the object of the child class, ठीक है, is known as upcasting। the determination of the method is called based on the object reference। कौन सा मेथड हमें कॉल करना है, ये हमारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट बीइंग रेफरेंस्ड बाय द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वही होगा कि शेप नाम का हमारा एक मेथड, वो क्लास थी, उसने वो क्लास तीन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में गई। इसका खुद का एक मेथड था ड्रॉ, वही ड्रॉ मेथड की इम्प्लीमेंटेशन इन तीनों चाइल्ड क्लास में दे दी। सर्कल की अपनी ड्रॉ है, रेक्टेंगल का अपना, तो कौन सा इन्वोक होगा वो हमारा रन टाइम पे पता लगेगा। ठीक है, शेप के पास मेथड था हमारा ड्रॉ मेथड, रेक्टेंगल ने शेप को एक्सटेंड किया तो शेप उसकी पेरेंट क्लास बन गई, इसने खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो ये हमारा होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सिमिलरली सर्कल ने भी और ट्राइंगल ने भी। तो जब हमने यहाँ पे शेप का ऑब्जेक्ट बनाया एस शेप, एक हमने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, तो किस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये, शेप का। नाउ कौन से क्लास का मेथड इन्वोक्ड होगा वो डिपेंड करता है हमारा कि रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है। तो हमारा एस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो यानी कि रेक्टेंगल टाइप के कंस्ट्रक्टर तैयार करो। ठीक है, देन हमारा एच डॉट ड्रॉ, तो कौन सा ड्रॉ हमारा कॉल होगा, रेक्टेंगल टाइप का। सिमिलरली एस के आगे पहले हमने न्यू सर्कल यानी कि सर्कल के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और फिर हमने उसको ड्रॉ करवाया, तो हमारा सर्कल की शेप ड्रॉ होगी। ठीक है, ये था हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आते हैं हमारा कि पॉलीमॉर्फिज्म विद डेटा वेरिएबल्स। हाँ,
मल्टीपल इनहेरिटेंस विद मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि मेथड एक ही नाम के कई सारे मेथड्स को अगर हम बना दें विद डिफरेंट पैरामीटर्स इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। और इसको यूज करते हैं हम टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है हमारा, इसको हम यूज करते हैं कि एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास। सुपर क्लास का जो मेथड है उसकी खुद की इंप्लीमेंटेशन जब चाइल्ड क्लास देता है उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग अकर इन टू क्लासेस, दो क्लासेस में होता है, तो दैट हैव इज अ रिलेशनशिप हम इनहेरिटेंस को कहते हैं। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग विद इन द क्लास हो जाता है कि एक ही क्लास के कई दो मेथड हो गए। इन केस मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स डिफरेंट होना कंपलसरी है। और इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग पैरामीटर कैन बी सेम, मस्ट बी सेम। अच्छा हाँ, मस्ट बी सेम, क्योंकि जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको हम एज इट इज ले रहे हैं बट उसकी बॉडी को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स तो सेम ही होंगे, जितने जो पेरेंट क्लास में होंगे वही चाइल्ड क्लास के मेथड में होने चाहिए। मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बस यही वाक्य पढ़ लेना। देन आता है हमारा कि इंटरफेस क्या होते हैं। सो इंटरफेस ऑल्सो अ ब्लूप्रिंट ऑफ, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस होता है अभी हम ये देखते हैं। इट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नो बॉडी। इसके अंदर वही मेथड्स होते हैं, इसके अंदर या तो आपका डिफॉल्ट या स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, while हमारे क्लास के अंदर कैसे भी मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इंटरफेस के अंदर हमारे कैसे मेथड्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और इसको हम यूज करते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन को हम 100% अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस ओनली। इंटरफेस डिफाइन व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। इंटरफेस में मेनली बताता है कि हमें करना क्या है, ये नहीं कैसे करना है। ऑल द मेथड्स आर पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट, ऑल द वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। हाँ, मेन चीज ये भी है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको हम या तो एक्सटेंड करके किसी क्लास में लेके देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से इंटरफेस के मेथड को या मेम्ड वेरिएबल को जिसको भी एक्सेस करना हो उसको हम एक्सेस कर लेंगे। सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाँ, इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देन अब जैसे उसका सिंटैक्स की इंटरफेस लिखेंगे आगे। देन एनिमल, यानी कि हमारा इंटरफेस तैयार हो गया। मेनली हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का। एक हमने एग्जांपल लिया है कि इंटरफेस एनिमल, ठीक है, इसका खुद का फंक्शन हो गया, इसको हमने किसी क्लास में इंप्लीमेंट कर लिया। जब भी हमें अगर किसी भी इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट करना है तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, और अगर इंटरफेस को इंटरफेस में इनहेरिट करना है तो हम एक्सटेंड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वर्ड साउंड वही मेथड हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, बात इस रिक्वायरमेंट तो जो हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमने कौन सा बनाया, डॉग का, डॉग टाइप का। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, इंटरफेस ओनली एक रेफरेंस टाइप है। नाउ मल्टीपल इंटर इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमने दो इंटरफेस बनाए, ए एंड बी, वर्ड शोन वर्ड डिस्प्ले। अब हमने ए और बी दोनों को टेस्ट नाम की क्लास में इनहेरिट करवा दिया। ठीक है, और इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे दी इनके मेथड्स की। ठीक है, देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वॉइड। सो ठीक है, देन टाइप्स ऑफ मेथड्स। हाँ, देन आता हमारा कि हम इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड्स को बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक या फिर डिफॉल्ट मेथड्स को बना सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब आगे हमारा क्या, इंटरफेस और क्लासेस के बीच में डिफरेंस। किस टाइप के मेथड को हम इंटरफेस में रख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को मोस्टली रखते हैं, और क्लास में हम कौन से मेथड रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं और कॉन्क्रीट भी रख सकते हैं। इनहेरिटेंस में हम कौन से इनहेरिटेंस कौन कौन सी अचीव की जा सकती है, इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, और क्लास का यूज करके हम सारी ही अचीव कर सकते हैं सिर्फ मल्टीपल को छोड़ के। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इंटरफेस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्लास में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है।
कीवर्ड इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं इनहेरिट करने के लिए, क्लास में हम एक्सटेंड का यूज करते हैं. सो दैट्स ऑल आई थिंक. या दैट्स ऑल.